नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हर बार जब भी किसी भी राज्य में चुनाव आता है तो सरकार के पिंजरे में बंद एजेंसियां उस राज्य में छापा मारने पहुंच जाती हैं। लेकिन लगता है कि इस बार मोदी सरकार का ईडी वाला दांव उस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी हिंदी फिल्मों से कम नहीं था। हिंदी फिल्मों में जिस तरह से दिखाया जाता है कि दो वकीलों के बीच इतनी तीखी बहस हो जाती है कि बीच में जज को इंटरप्ट करना पड़ता है, आज ठीक वैसा ही कुछ सीन सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला जब ईडी बनाम आईपैक रेड मामले की सुनवाई हुई। एक तरफ थे सरकार के वफादार तुषार मेहता, तो दूसरी तरफ से देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि जज साहब को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा, और ईडी और ममता में कौन किस पर भारी पड़ा है बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी बनाम आईपैक रेड मामले की सुनवाई सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये इस बात का आईना थी कि किस तरह जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। अदालत के भीतर जो बहस हुई उसने साफ कर दिया कि ये मामला अपराध से ज्यादा राजनीति से जुड़ा है, और निशाने पर थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दावा किया कि ईडी रेड के दौरान ममता बनर्जी का जो दखल था वो चौंकाने वाला था। उन्होंने सवाल उठाया कि वहां ऐसा क्या छिपाने के लिए था कि मुख्यमंत्री को पूरी पुलिस फोर्स के साथ खुद जाना पड़ा। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। किसी राज्य की मुख्यमंत्री अगर अपने ही राज्य में अपनी ही पार्टी से जुड़े दफ्तर में जाती हैं तो इसे दखल बताना दरअसल एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। वहीं ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस दावे को तुरंत खारिज किया। उन्होंने साफ किया कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी दफ्तर का ही हिस्सा है। उन्होंने सबसे अहम सवाल उठाया कि जब चुनाव चल रहे हों तब ऐसी रेड की जरूरत ही क्या थी। ये वही सवाल है जो आम जनता भी पूछ रही है। महीनों तक शांत रहने वाली ईडी चुनाव आते ही अचानक इतनी सक्रिय कैसे हो जाती है। कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल और तुषार मेहता के बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी तेज हो गई कि जस्टिस मिश्रा को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि यहाँ हंगामा मत कीजिए। ये दिखाता है कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट की सुनवाई का भी हवाला दिया और कहा कि वहाँ हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुख्य न्यायाधीश को ये आदेश देना पड़ा कि सिर्फ संबंधित वकील ही अदालत में मौजूद रहेंगे। तुषार मेहता ने कहा कि वहां हंगामा हुआ। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि वो भी वहां थे। फिर से बहस हुई और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ दिखता है कि ईडी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी और ममता सरकार न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रही है, लेकिन कपिल सिब्बल ने हर बार तथ्यों के आधार पर जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से तुषार मेहता और एएसजी राजू पेश हुए, जबकि ममता बनर्जी और डीजीपी की ओर से कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी और आईपैक की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। यानी कि एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी थी और दूसरी तरफ एक निर्वाचित राज्य सरकार, एक राजनीतिक पार्टी और एक पेशेवर चुनावी संस्था। तुषार मेहता ने दावा किया कि ईडी अब तक 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वसूल कर चुकी है और ये पैसा अपराध के पीड़ितों को दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि इस मामले का उस आंकड़े से क्या लेना देना। जब मुद्दा आईपैक रेड की टाइमिंग और तरीके का है तो बार बार बड़ी रकम का जिक्र करना सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश लगता है। मेहता ने यह भी कहा कि एक याचिकाकर्ता के खिलाफ मुख्यमंत्री और पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं और उन्हीं एफआईआर के आधार पर सीसीटीवी फुटेज हटाई गई, लेकिन इन आरोपों का आधार क्या है ये साफ नहीं किया गया। आईपैक रेड पर कपिल सिब्बल ने विस्तार से बताया कि 2021 में टीएमसी और आईपैक के बीच एक औपचारिक अनुबंध हुआ था। आईपैक पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रबंधन का काम करता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है और ईडी को ये सब कुछ पहले से पता था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराता है या निर्वाचन आयोग, तो सिब्बल ने साफ किया कि चुनाव आयोग चुनाव कराता है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी रणनीति खुद बनाते हैं और आईपैक जैसे संस्थान इसमें मदद करते हैं। ये कोई अपराध नहीं है। सिब्बल ने बताया कि आईपैक के पास पार्टी से जुड़ा काफी डेटा होता है। ईडी को ये भी पता था, इसके बावजूद चुनाव के बीच रेड की गई। उन्होंने पूछा कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को दर्ज हुआ था, उसके बाद ईडी महीनों तक क्या कर रही थी? चुनाव आते ही अचानक इतनी तेजी क्यों दिखाई गई? ये सवाल सिर्फ कोर्ट का नहीं पूरे देश का है। अगर मामला इतना गंभीर था तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? सिब्बल ने कहा कि अगर ईडी के हाथ में पार्टी का रणनीतिक डेटा लग जाता तो फिर टीएमसी चुनाव कैसे लड़ती? ये लोकतंत्र में सीधा हस्तक्षेप होता। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ममता बनर्जी को वहां जाने का पूरा अधिकार है। वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सभी डिजिटल उपकरण अपने साथ
साथ ले गई। सिब्बल ने इसे झूठा बताया और कहा कि ईडी के अपने पंचनामे में इसका खंडन है और उन्होंने अदालत में पंचनामा दिखाया भी, जिसमें लिखा था कि दोपहर 12:05 तक कोई भी जब्ती नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी जानकारियां थी और मुख्यमंत्री ने सिर्फ वही लैपटॉप और अपना निजी आईफोन लिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पंचनामे में ये भी लिखा है कि किसी तरह का कोई अवरोध नहीं हुआ। ये बहुत अहम बात है। जब ईडी खुद दस्तावेज में लिख रही है कि कोई बाधा नहीं हुई, तो फिर कोर्ट में आकर इतना हंगामा क्यों? तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर ईडी का इरादा जानकारी जुटाने का होता तो वो सामग्री जब्त कर लेते। तो सिब्बल ने जवाब दिया कि जानकारी फोटो लेकर भी हासिल की जा सकती है, जब्ती जरूरी नहीं होती। उन्होंने फिर दोहराया कि पंचनामे में साफ है कि आईपैक कार्यालय या प्रतीक जैन के परिसर में कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन ईडी की ओर से पेश वकील एएसजी राजू ने कहा कि मामला इतना गंभीर है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेज जबरन उठाए गए और धमकी दी गई, लेकिन इन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं रखा गया। दूसरी तरफ ममता सरकार के वकील चाहते हैं कि मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में सुना जाए। ईडी इसे सुप्रीम कोर्ट में ही रखना चाहती है। इससे ये संदेश जाता है कि एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को बड़ा बनाना चाहती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद जांच एजेंसी ने कहा था कि सुनवाई टाल दी जाए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यानी कि पहले ही हाई कोर्ट से पीछे हटना और फिर सुप्रीम कोर्ट में कहना कि हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करने दी गई, ये अपने आप में विरोधाभास है। कपिल सिब्बल ने फिर वही सवाल दोहराया कि जब 2024 से मामला ईडी के पास है तो चुनाव से पहले रेड की क्या जरूरत थी? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है और नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस बात से व्यथित है कि हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करने दी गई। सिब्बल ने कहा कि सुनवाई हुई है और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईडी और उसके वकील एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हैं जिसमें ममता बनर्जी, टीएमसी और आईपैक को संदिग्ध दिखाया जाए। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अनुभवी वकील दस्तावेज, कानून और तथ्यों के आधार पर ये दिखा रहे हैं कि रेड के दौरान कोई गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं। आईपैक एक पेशेवर संस्था है जो राजनीतिक दलों को रणनीतिक सलाह देती है। उसके पास डेटा होना अपराध नहीं है। किसी पार्टी के पास अपनी योजनाएं और रणनीति होना लोकतंत्र का हिस्सा है। ममता बनर्जी का वहां जाना कोई असामान्य या चौंकाने वाली बात नहीं थी। एक मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के तौर पर उनका वहां होना पूरी तरह स्वाभाविक था। ईडी के अपने ही कागज उसके आरोपों को कमजोर करते हैं। पंचनामे में साफ लिखा है कि कोई अवरोध नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं हुई। इसके बावजूद बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, लोकतंत्र का भी है। चुनाव के समय विपक्षी पार्टी से जुड़े दफ्तर पर रेड, फिर मुख्यमंत्री पर आरोप और फिर मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, ये सब कुछ एक खास राजनीतिक पैटर्न की ओर इशारा करता है। हालांकि इन सब के बावजूद जो बहस का नतीजा निकला वो बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बड़ी राहत दी, तो वहीं इस मामले में ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 3 फरवरी को करने की बात कह दी है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को अगली सुनवाई तक स्थगित करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई में क्षेत्रीय पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। संविधान हर एक व्यवस्था को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देता है। ऐसे में एक राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरह की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ अदालत ने कहा कि स्थितियां और बिगड़ने और कानून का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी को नोटिस जारी किया है, जिनसे 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी समेत अन्य डिवाइस और दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि चुनावी मौसम में जांच एजेंसियों की सक्रियता सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राजनीति का रंग भी ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट की राहत के बावजूद ईडी और ममता बनर्जी पर सियासी दबाव बना रहेगा। अब नजर होगी 3 फरवरी की सुनवाई पर। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।